अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वहाँ पर जैसे आप तो अपने रिलेटिव के यहाँ गए थे, जी तो आपको मतलब किसी मतलब होटल में रहने की ज़रूरत पड़ी नहीं। जी अगर जैसे हम लोग जाना चाहें और वहाँ पर होटल में हम लोग को रुकना पड़ेगा, जी। उस कंडीशन में आप ये बताइए होटल का क्या कॉस्ट होगा एक दिन का? होटल का मुझे ऐसा लगता है कि जितना ब्रीफ रिसर्च मैंने किया था, बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं गया था, लेकिन जितनी ब्रीफ रिसर्च मेरी रही थी, ऐसा है कि आप समवेयर अराउंड आपको $100 से लेके $300 के बीच में, 100 से 100 से 300? 300 के बीच में, मतलब आप मान के चलिए 8 कि से, हाँ। 6,000 से स्टार्टिंग आपको डिसेंट होटल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। और आप उसको वैरी कर सकते हैं 12 से 15,000 18,000 अच्छा, तक। डबल बेड की? नहीं, डबल ऑक्यूपेंसी। अच्छा, डबल बेड के डबल लिए। ऑक्यूपेंसी तो 6000 से लेके 8000 6000 से 9000? लेके, मतलब आप ये मान के 6000 में आपको कम ही ऑप्शंस मिलेंगे। जो ऑप्शंस का अबंडेंस वहां पे स्टार्ट होता है वो $200 की कैटेगरी में आपको बहुत सारे मिलते हैं। जैसे आप इंडिया में ढूंढना शुरू करते हैं तो 1,500 से 2,500 के रेंज में ज्यादा होटल्स मिलते हैं। 1000 वाले कम मिलेंगे और 5000 वाले भी कम मिलेंगे। तो वही चीज वहां पे है, जो $250 से $300 के आसपास का जो रेट है, उस कैटेगरी में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अच्छा, वहाँ टैक्सी किस तरह मिलती है? टैक्सी आपको बहुत महंगी पड़ती है। ग्रैब करके ऐप चलता है। ग्रैब वहाँ पे जैसे अपने यहाँ स्विगी या जोमेटो है या ओला उबर है, हाँ। वैसे जो ग्रैब ऐप है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में भी काम करता है और फूड डिलीवरी में भी काम करता है। अच्छा। लेकिन ग्रैब ऐप से आप टैक्सी कर चलेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। सिंगापुर की टोटल लेंथ जो है लगभग 50 किलोमीटर और विड्थ 20 किलोमीटर के आसपास है। रोड नेटवर्किंग का बहुत अच्छा है, तो आप बेहतर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करिए। अगर आप यहाँ पे दिल्ली मेट्रो में आपने ट्रेवल किया हुआ है तो आपको मेट्रो का मैप रीड करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में कोई समस्या नहीं होगी। और जो बस स्टेशन पे बसेस चलती हैं, वो भी अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस में चलते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे। धीरे धीरे फिर आप बस से भी कहीं भी आ जा सकते हैं जहाँ पे मेट्रो नहीं पहुंच रही है। तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन की वो करने की जरूरत है। लगभग जैसे कास्ट कैसे होगा वहाँ पे? कॉस्ट का सर ऐसा है कि मैंने $50 का मेट्रो का रिचार्ज कार्ड कराया था, और एमआरटी कार्ड पे ही आपका बस वाला ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है। गेट ओपन होते हैं आपके, आप अंदर जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपका कार्ड रीड होता है, और उसके बाद जिस स्टेशन पे आप एग्जिट करते हैं, फिर से आप एग्जिट पे कार्ड अपना स्वाइप करते हैं तो पैसा डिडक्ट हो जाता है। अच्छा, तो $50 में मैंने टोटल घूमा, काफी अच्छे खासे मैंने उस पे स्ट्रेच पे कवर किया था, लेकिन फिर भी लगभग $20 के आसपास बैलेंस मेरा बच गया था। तो मेरा टोटल खर्चा जो ट्रांसपोर्टेशन का आया था, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही यूज किया था मैंने, लगभग $30 के आसपास मेरा टोटल खर्चा आया था। 1800 से 2000 के आसपास मान के चलिए। 1800 2000 एक दिन का? हफ्ते भर का। अच्छा, हफ्ते भर का बहुत सस्ता है तब तो। जी, मैंने बताया था कि ये दिल्ली के कंपैरेटिव है ये, अगर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को। अच्छा, वहाँ के लोग जो है उनका व्यवहार कैसे है? थोड़ा रिजर्व रहते हैं। मेरा एक हार्श एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। जैसे इंडिया जो है कस्टम्स पे चलने वाली कंट्री है, बहुत कंपैटिबल लोग हैं, और यूजुअली छोटी छोटी डिफिकल्टीज से लोग ऑफेंड नहीं करते। मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस था कि मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, और जब ट्रेन थोड़ा स्पीड में बढ़ी तो इनर्शिया जनरेट होने की वजह से मेरी बॉडी को थोड़ा सा पुश लगा, एक आदमी की बॉडी में थोड़ा सा वो हो गया, तो उसने मेरे को वार्न किया था पहली ही बार में। तो थोड़ा सा मुझे सतर्क होकर वो करना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग रिजर्व रहते हैं, बाकी बहुत डिसेंट, बहुत डिसिप्लिन्ड है। अच्छा। बट आपके बारे में कोई बॉदर्ड नहीं है, और आप मतलब बहुत अमेलगमेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भाषा उनकी बताइए। भाषा वहाँ पे डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इंग्लिश कॉमनली सबको समझ में आती है, बाकी जो लोकल लैंग्वेजेस यूज करते हो, सिंगापुर की जो लोकल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश भी यूज करते हैं, हिंदी भी स्पीकिंग कुछ कुछ मिल जाते हैं जो आपके नेटिव लोग हैं। अच्छा, अच्छा। तो एक सबसे बड़ी बात ये है, आप ये बताइए जैसे यहाँ पे किस एज ग्रुप के क्राउड को सबसे ज्यादा केटर करेगा आपका सिंगापुर? मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना टूरिज्म को डेवलप किया है जी, तो जो जनरेशन 2005 या 2010 से लेके अभी तक बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, हाँ, जिसने अपने आप को बहुत इंगेज किया है एंटरटेनमेंट में, हाँ, वो लोग बहुत ज्यादा वहाँ पे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि एज ग्रुप आप यूं समझिए कि 20 से लेके 40 के बीच का जो क्राउड है, वो एज ग्रुप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कैटर होगा। बहुत अच्छे से केटर होगा। हाँ। बाकी आपके सपोर्टिंग रोल में रहेंगे। हाँ, बाकी आपके सपोर्टिंग रोल, जैसे वहाँ पे फैमिलीज बहुत अच्छी खासी संख्या में दिखें, और फैमिलीज अपनी किड्स के साथ आई थी। तो जैसे अब ये मान के चलिए कि 2010 में मान लीजिए आपकी एवाटार मूवी रिलीज हुई, जी, जी। तो जो 2010 में जो इंसान अभी 40 साल का है, उस टाइम पे वो 30 का रहा होगा, 25 का रहा जी, होगा। जी। तो 25 वाला भी बंदा भी ये चीज हाँ, कनेक्ट हाँ, किया, और उसके बच्चे भी जो है कनेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें देख रहे हैं। तो वो दोनों लोग इंगेज हैं उस चीज में। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ किड्स के लिए है या सिर्फ वो एडल्ट्स के लिए है। एडल्ट्स के लिए। तो वैरायटी बहुत ज्यादा है, ये मिलेगा आपको। अब इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। जैसा मैं बताऊं अगर पर्सनली, तो यूनिवर्सल स्टूडियो जहाँ पे क्राउड सबसे ज्यादा था, मुझे वहाँ पे सबसे कम मजा आया। और जो ईस्ट कोस्ट पार्क था जहाँ पे क्राउड सबसे कम था, मुझे वहाँ सबसे ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैं बीच पे कभी नहीं गया था।
तो मेरे लिए वो नया एक्सपीरियंस था। और मतलब थोड़ा सा हाई टाइड का टाइम भी चल रहा था, तो लहरें थोड़ी तेज आ रही थी, तो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा एक्सपीरियंस है किस जगह का। तो अच्छा चलिए, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ मतलब उनके मन में ये रहता है कि उनको फॉरेन जाना है, उनको फॉरेन जाना है, उनके अंदर ये फटिश नहीं रहती कि मुझे सिंगापुर जाना है या मुझे गल्फ में जाना है या मुझे यूरोप में जाना है। तो ऐसे लोगों के लिए आप की क्या राय रहेगी? जैसे जितना आपने सिंगापुर को जाना है, जितना आपने औरों के बारे में जितना आप जानते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं घूमने, कहीं भी, बीट आउट ऑफ इंडिया, बीट इन इंडिया, जी, अगर आप सिर्फ एक मतलब कहने के लिए जा रहे हैं कि हाँ मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, तो उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं निकलेगा। आप बता पाएंगे कि हाँ आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया है, हाँ हाँ, अदरवाइज आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आप अगर जा रहे हैं घूमने का एजेंडा है, जैसे न्यूली वेड कपल्स जो हैं, मैक्सिमम लोगों का टारगेट रहता है कि मुझे बाली हिट करना है, जी जी, मुझे थाईलैंड, जो बैचलर्स हैं उनका रहता है कि मुझे बैंकॉक हिट करना है। तो दे हैव द ऑब्जेक्टिव। अगर कोई बैंकॉक जा रहा है तो वो थोड़ा सा अपनी शादी के पहले एडल्ट लाइफ एक्सप्लोर कर रहा है। जो अगर बाली जा रहे हैं तो वो एक रिलैक्स नेचुरल एनवायरनमेंट है। सिंगापुर में जो मैक्सिमम क्राउड जो मैंने देखा, लोग फैमिलीज वाले लोग ज्यादा रहे, जिनके बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, वो भी हैं। तो एक सर्टेनली उनके पास एक ऑब्जेक्टिव है। बिना मतलब के अगर आप आएंगे सिर्फ ये दिखाने के लिए हाँ मुझे कहीं जाना है, मुझे सिर्फ नाम करना है, तो आप ना तो उस कल्चर को फील कर पाएंगे और ना आप उस जगह को ढंग से एक्सप्लोर कर पाएंगे। जी, है ना। मतलब कोई अगर ऐसा है जिसको ऐसा फेटिश है कि उसको बाहर जाना है इंडिया से, तो आपको सिंगापुर डिसअपॉइंट नहीं करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल। ऐसा है कि मेरे प्रीजुडाइज मेरे मन में था कि सिर्फ बिल्डिंगे हैं, मैन मेड आर्किटेक्चर है, बिल्कुल रहता मुझे है क्या ही कुछ होगा। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि मतलब वर्ल्ड में बहुत बहुत ऐसी कम कंट्रीज हैं जो सिंगापुर के इतना टूरिस्ट क्राउड को सर्व कर रही हैं, तो फिर मैं भी एक बार सरप्राइज हुआ कि भाई ऐसा क्या है देखने के लिए। और जब मैं वहां पे गया तो मुझे अच्छा खासा लगा कि एक हफ्ते के लिए सिंगापुर ने बहुत बढ़िया तरीके से एंगेज करके रखा। ऐसा भी नहीं है कि कंट्री इतनी बड़ी है कि जब आप एक हफ्ते बाद आएंगे तो आपको ये लगेगा कि यार ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, बहुत सारी चीजें मिस हो गई, हो सकता है मुझे एक बार जाना पड़े, ऐसा हो वैसा हो। तो इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। एक एज अ होल वो जगह अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है। मतलब अगर आप यहाँ देखते हैं इंडिया में, जैसे आपको एक तरह का एक नेचुरल मतलब आपको मेस मिलेगा कि मतलब चीजें जो है बहुत ही अरेंज नहीं है जी। वहां पे आपको एक ह्यूमन परफेक्शन दिखेगा। जब मैं वहां पे गया था तो मैं आपको यही बताऊं, मैं ये सोचता था कि सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है, मुझे ऐसा लगा, अब ह्यूमन डायमेंशंस कहीं भी टच कर सकती है, लेकिन वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो अभी इस जगह पे अपने पीक पे है। बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हर चीज। मैंने ये देखा कि जब रोड क्रॉस कर रहे हैं लोग, पेडेस्ट्रियंस रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पे बजर है, आपने बजर दबाया तो आपको रोड क्रॉस करने का मौका मिलेगा, गाड़ियां आपकी रुक जाती हैं। ग्रीन बजर वियतनाम में भी दबता है, लेकिन जब वहां पे दबता है तो कोई भी कार या बाइक वाला ही इज नॉट बॉदर्ड कि अभी पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है, वो अपनी गाड़ी वैसे निकालता है। इंडिया में भी ऐसे ही क्योस है, बिल्कुल। लेकिन वहां पे ये चीज जो ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चाइल्डहुड से डेवलप करते करते इस स्टेज पे आ गई है कि अगर बजर ग्रीन दब गया है तो लोग अपने आप ही गाड़ियां रोक देते हैं। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया कि जैसे कहीं कोई गली है कॉलोनी में जो जा रही है, उस कॉलोनी में रोड क्रॉस करने के लिए बजर नहीं है। तो अगर आप व्हाइट स्ट्रिप के ऊपर चल के अगर आप जा रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग टाइप का कुछ भी बना हुआ, अगर आप जा रहे हैं रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने से कोई भी इंसान अगर अपनी कार लेके आ रहा है, तो वो सिग्नल के लिए ही बॉदर, मतलब सिर्फ रूल से वो चलने के लिए नहीं बना हुआ है। वहां पे वो खुद फील करता है ये मेरी ड्यूटी है, अगर पेडेस्ट्रियन जा रहा है रोड क्रॉस कर रहा है तो मुझे अपनी गाड़ी रोक लेनी है। अच्छा। और मुझे पहले तो मैं इंडिया के हिसाब से प्रैक्टिस होके गया था, जब मैं जाता था तो कार आती थी मैं रुक जाता था जी। अब वो आदमी कार रोक के मुझे देखता रहता है, मैं उसे देखता रहता, फिर कार वाला मुझे इशारा करता है कि पहले आप चले जाइए। तो एक दो बार जब मुझे हुआ, मुझे लगा भाई ये इकलौता आदमी होगा, लेकिन जब ये 2-3 बार लगातार हो गए मेरे साथ, तो मैं बेधड़क फिर मैं खुद जो है पहले रोड क्रॉस करने लगा। और मैंने देखा कि नेचुरली गाड़ी वाले अपनी गाड़ियां रोक रहे थे, पहले वो पेडेस्ट्रियंस को मौका दे रहे थे क्रॉस करने के लिए। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या वो लोग यहाँ की तरह बाएं तरफ होके चलते हैं कि वहाँ दाएं चलते हैं? दाएं बाएं का यही सिस्टम है, जैसे अपने यहाँ फॉलो होता है वैसे वहाँ पे फॉलो होता है। क्योंकि यूएसए में हमने देखा है, हाँ, यूएसए का रूल डिफरेंट है। वहाँ पे ड्राइविंग का जो स्टीयरिंग है इंडिया से अपोजिट साइड में, लेकिन सिंगापुर में इंडिया के ही जैसा है, सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है। अच्छा, क्या वहाँ आपको हिंदू मंदिर दिखाई पड़ा? हिंदू टेम्पल्स वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना मैंने सुना अपने रिलेटिव्स के मुंह से, और मुझे लोग भी दिखे, जिस सोसाइटी में वो रहते थे मुझे लोग भी दिखे, साउथ इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे अच्छी खासी संख्या में, लगभग 7% पॉपुलेशन तमिलियंस है। इनफैक्ट तमिलियंस के नाम पे जो है
आपके स्टेशंस का भी नाम पड़ा हुआ है वहाँ पे। और तो और मेट्रो स्टेशंस पे जो अनाउंसमेंट्स होते हैं उसमें तमिल लैंग्वेज को भी शामिल किया गया है। अगर वो इंग्लिश में और शांगी में बोल रहे हैं तो तमिल लैंग्वेज में भी उनका अनाउंसमेंट होता है। बहुत अच्छा। मेट्रो पे जो डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, जो स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, बाकी चीजें जो लिखी हुई हैं, उसमें भी तमिलियन लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। तो है इंडियंस काफी अच्छी खासी संख्या में है। अच्छा, और मंदिर वगैरह भी मिलेंगे अगर इंडियंस हैं संख्या में, तो फिर आपको मेरा टेम्पल्स एक भी क्वेश्चन मिलने था, चाहिए। जैसे वहाँ पे इतने ज्यादा मतलब आपको हम लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से लोग चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या वो अपने आप को बाउंड फील करते हैं कि लिबरेट फील करते हैं, कि वो लिबरेट मतलब होता है ना कि आप रूल्स से आप लिबरेशन मिल रहा है। there is a rule that freedom is inversely proportional to discipline, but there must be a balance between both of बैलेंस, them। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो होता ये है कि अगर अननेसेसरी रूल्स फॉलो कराए जाएंगे तो हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपको लगे कि ये मेरे ऊपर कंडीशंस हैं, मैं फ्रीडम नहीं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ रूल्स ऐसे हैं जिससे एक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो रही है, तब ये जरूर लगेगा कि नहीं ये चीज मेरे और रूल्स को बनाने के बाद उन लोगों ने देखा सिग्निफिकेंटली, उन्होंने ये चीज महसूस की कि उनकी कंट्री इनफैक्ट एशिया में होने के बावजूद उनकी कंट्री वर्ल्ड के कुछ टॉप गिनी चुनी कंट्रीज में है हर चीज के मामले में। तो ये चीज वो प्रैक्टिकली अनुभव कर रहे हैं कि अगर इन रूल्स के चलते मेरी कंट्री का फ्रेमवर्क इतने बढ़िया से चल रहा है, तो ये रूल्स ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ना कि ये हमें ऑप्रेस करने के लिए। फ्रीडम की बात है तो ऐसा है, अल्कोहलिक बेवरेजेस की एकदम खुली लाइंस होती थी, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, किसी तरीके का कपड़ा पहनने का किसी के ऊपर रोक टोक नहीं है, किसी तरीके का रिलीजियस एक्सरसाइज करने का किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेसेस में कोई चीज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सर्टेनली कुछ रूल्स हैं। आप मेट्रो के अंदर बैठ के खा पी नहीं सकते, एक ड्यूरियन करके एक फ्रूट है जो बहुत तेज महकता है, आप उसको मेट्रो के अंदर कैरी नहीं कर सकते, किसी किसी को इसमें उसकी नहीं अच्छी लगती। लेकिन इसको आप रिलेट नहीं कर सकते कि ये आपकी फ्रीडम को कर्टेल करता है, ये बाकी लोगों को ध्यान में रख के ये चीजें रूल्स बनाई गई हैं। अब जैसे च्युइंगम खाना वहां पे बैन है, तो च्युइंगम बैन का जो एक कस्टम आया है वो इस बात से आया है कि एक बार किसी ने च्युइंगम खा के मेट्रो के गेट पे चिपका दिया, तो मेट्रो का गेट क्लोज नहीं हो पा रहा था। इसके बाद इस चीज को संज्ञान मिलने के बाद वहां पे च्युइंगम को बैन कर दिया गया। तो ये वेलफेयर ऑफ पब्लिक बीइंग के लिए किया गया, ना कि किसी की फ्रीडम को इंडिविजुअली कर्टेल करने के लिए। ओके, मतलब ओवरऑल आप उसको पॉजिटिवली जो है पॉजिटिवली, हाँ जी जी जी। जो हमारे व्यूअर मान लीजिए यहाँ से जाना चाहे सिंगापुर, तो उनको आप क्या सुझाव देंगे? उनको सबसे पहला यही सुझाव है कि बेहतर यही है कि आप पीक सीजन्स के बजाय आप ऑफ सीजन में ट्रेवल करिए, नंबर 1। नंबर 2, आपकी बुकिंग्स प्रायर होनी चाहिए, जो भी अम्यूजमेंट पार्क्स या फिर ये सब चीजें बुकिंग कर रहे हैं थोड़ी सी प्रायर होनी चाहिए। और एक बार आप वहां जाने के पहले वहां का अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस से आपको कैसे ट्रेवल करना है या मेट्रो से आपको कैसे ट्रेवल करना है, तो आपके पैसे भी काफी बच जाएंगे। और एक जो थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है अनसर्टेनिटीज को लेके, इंडिया से बाहर या किसी भी देश से बाहर कोई आदमी जा रहा है, तो ये चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, तो आप ट्रैवल का एक्सपीरियंस और मजे तरीके से ले पाएंगे। अच्छा, ओवरऑल खर्च 2 लोगों का वहाँ पे जैसे कमरे पे रहना, घूमना, आने जाने का जो फ्लाइट का किराया है, सब मिला के लगभग कितना पड़ जाता है? देखिए, खर्च का ऐसा है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। बजट ट्रैवल भी होता है और बहुत लग्जरी क्लास में भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है खर्चे का, वो ऐसा है कि मैंने आपको बताया 64 से 65 हजार में आपका वीजा प्लस फ्लाइट हो गई। इसके बाद आप मान के चलिए औसत में अगर आप 8,000 पर डे का रूम ले रहे हैं, तो आप 5 से 6 दिन जितना भी स्टे करना चाहें वो जोड़ लीजिए, 50,000 और अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए 1000 रुपीज पर मील के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर अगर आप कर रहे हैं, तो लगभग 2-3 हजार के आसपास आप मान के चलिए दिन का एक आपका मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन बहुत चीप है। बाकी जो अम्यूजमेंट पार्क्स आप विजिट कर रहे हैं उसका प्राइस सीजन टू सीजन चेंज होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। मान के चलिए कि एक पार्क का अराउंड एक आदमी का वन टाइम विजिट का 5,000 रुपए के आसपास खर्चा आएगा। तो जितनी जगह आप विजिट करेंगे उस हिसाब से आप उसको जोड़ सकते हैं। ओवरऑल 3 लाख 3.5 लाख? ओवरऑल 3 तो लग्जूरियस ट्रेवल है, 3 लाख ऐसा है कि फिर आपको उसमें 2 लोगों की बात हम कर रहे हैं। हाँ जी जी, 2 लोगों में 3 लाख तो एकदम लग्जरी हो जाएगा। अगर आप प्रिमिटिव स्टाइल में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 1.5 से 2 लाख के बीच में, समवेयर अराउंड 1.5 खर्चा। हाँ जी, बहुत कम खर्चे में। बहुत बढ़िया शशांक भाई, आपसे बात करने बहुत अच्छा लगा। और अगले दिन इसके बाद भी हम आपसे राजस्थान के बारे में जानना चाहेंगे। राजस्थान में मैं जयपुर और उदयपुर गया था, तो उसके बारे में ठीक, मैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे मित्र भी उदयपुर का ट्रिप लगा चुके हैं, तो ये भी कुछ अपने अनुभव को साझा करेंगे। ठीक, फिर नमस्कार। नमस्कार।